उत्तर प्रदेश की सियासत में उभरता हुआ एक ऐसा चेहरा जिसने अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती सहित तमाम राजनेताओं की नींदें उड़ा रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भाग लेती हुई नजर आएगी। यानी सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, मगर मिलेगा कैसे? मांगने से अब क्या मिलता है? क्या मिलता है मांगने से? मांगने से मिलती है भीख, और भीख मांगने वाले क्या कहते हैं? तो कब तक आप इस भीख के चक्कर में पड़े रहोगे? लोकतंत्र में वो शक्ति है कि जो हाथ आपका आज मांगने की तरफ है, अगर वोट से ताकत बना लोगे तो मांगने वाले नहीं रहोगे देश में, देने वाले बन जाओगे। जिस दिन देने वाले बन गए उस दिन आपको गर्मी में फंसना नहीं पड़ेगा। बताओ, नौकरी देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है या सरकार के पास है? बताओ बताओ, रोजगार देने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ अच्छे हॉस्पिटल बनाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ उद्योग धंधे लगाने की शक्ति किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ अच्छे स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ताकत किसके पास है? मेरे पास है, सरकार के पास है? बताओ। सब कुछ तो सरकार के पास है, और आप अगर लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद से अखिलेश यादव की भी नींदें अब उड़ने वाली हैं। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी पहली बार उपचुनाव लड़ेगी और मायावती को इस बात का डर है कि दलित वोट बैंक उनसे छिटक कर कहीं चंद्रशेखर आजाद के पाले में न चल जाए। तो वहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर के योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की भी मुश्किलें बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद कल अयोध्या पहुंची और वहां पर उपचुनाव को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो कैसे वो जो है बयान देते हैं, सुनिए जरा। कौन होगा? ये नहीं आप लेंगे, पार्टी लेगी। कौन होगा और कब तक उतारेंगे, ये पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उपचुनाव ना लड़ेंगे ना। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप। तो क्या आप उससे अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पे उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। सुन लो पहले। नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा। और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सांसद जी, आप अपने नाम के सामने चंद्रशेखर रावण लिखते थे, आज हमने बोर्ड पे आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद लिखा। तो भैया 27 में अगर गठबंधन की बात चली सपा बसपा की तरफ से, ये बताओ, इससे मिल्कीपुर का जो नाम वाला तो बताओ, मिल्कीपुर की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा क्या? हम मिल्कीपुर में हैं, अयोध्या के लोगों के जो मकान टूट के वापस हो जाएंगे क्या?
अकबरपुर का जो जमीन मकान जो गिरा दिए गए वो ठीक हो जाएगा। अरे काम की बात करो, नाम में क्या रखा है? शासन जी, एक छोटा क्वेश्चन, आपने सबकी आवाज सांसद में उठाई, पुलिस और अन्य लोगों की, मीडिया की भी आवाज क्या सांसद में उठाएंगे? मीडिया की आवाज हमने कहा जिस तरह मीडिया के लोगों को दबा जा रहा है ठीक नहीं है, और मीडिया के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, हमने आवाज उठाई। आप ध्यान रखा करो हमारी बात में, ठीक है? आखिरी बात सुनो, मिल्कीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिल्कीपुर। तो सुना आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया कि क्या आप मिल्कीपुर से अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं कौन होता हूं घोषित करने वाला, ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको चुनाव लड़वाना है। तो जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आपको बता दें, नगीना लोकसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज कर लेते हैं, और सबसे बड़ा झटका वहां से बहुजन समाज पार्टी को लगता है, मायावती को लगता है। इसलिए क्योंकि नगीना वो सीट है जहां से मायावती ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, और नगीना सीट से बीएसपी के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हुआ है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं इनके खिलाफ जो है स्टार प्रचारक वहां पर प्रचार करने पहुंचे। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर वहां से अकेले चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर दी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आकाश आनंद के खिलाफ मायावती ने एक्शन लिया था और कहा था कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व है, वो पार्टी को संभालने के काबिल नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद ही जब चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर लेते हैं तो मायावती को इस बात का आभास हो गया था कि कहीं न कहीं दलितों की राजनीति अगर करनी है तो जमीनी तौर पर एक्टिव होना पड़ेगा, और एक्टिव होने के लिए एक कहीं न कहीं नौजवान चेहरा, युवा चेहरे की जरूरत होगी। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक बार फिर से मायावती ने जो है आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंप दी, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, कोऑर्डिनेटर बना दिया, और कहीं ना कहीं यह दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी पहली बार जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में उपचुनाव जो है लड़ती हुई नजर आएगी। आप सोचिए कि कितना ज्यादा इस वक्त जो है बहुजन समाज पार्टी पर दबाव है। वहीं जिस पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, 37 सीटों पर जो है कहीं ना कहीं जीत हासिल की, अब कहीं ना कहीं उसी पीडीए में सेंधमारी करने की कवायद में चंद्रशेखर आजाद जुट गए हैं। जी हां, चंद्रशेखर आजाद के साथ मुस्लिम और दलित वोट बैंक साथ था। नगीना सीट से उनकी जीत में भागीदारी दलितों और मुस्लिमों ने निभाई थी, और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जिस तरीके से अखिलेश यादव राजनीति करते हुए नजर आए थे, और इस उपचुनाव से पहले जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक ब्राह्मण कार्ड खेलने का भी काम किया है, तो कहीं ना कहीं अब उसी पीडीए में सेंधमारी करने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आएंगे। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ता हुआ भी नजर आएगा। इसके साथ ही दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती पर कहीं ना कहीं दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता है चंद्रशेखर आजाद का, तो वहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं और दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के जमीनी तौर पर जो है अपनी बातों को रखते हैं, संसद में भी लगातार ये मुद्दा उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती पेश करते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर जरूर पेश करने की कोशिश की है, और अगर इस 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में एक आध सीटें भी चंद्रशेखर आजाद अपने पाले में लाने में कामयाब रहते हैं, यानी आजाद समाज पार्टी की जीत होती है, तो फिर उल्टी गिनती शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश की तमाम उन पार्टियों का जो वर्षों से उत्तर प्रदेश की सियासत में राज कर रही हैं। जी हां, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक लगातार मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं, उनकी ये कार्यशैली युवाओं को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और यही वो बड़ी वजह है कि युवा जो वोटर्स है, जो उनकी भीम
आर्मी है वो काफी ज्यादा उनके साथ जो युवा है वो जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद संसद में भी लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, इसके साथ ही शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं और उनका यह अंदाज काफी ज्यादा आक्रोशित, आक्रामक जो है वो लुभाता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में लोग एक नए चेहरे की तलाश में तो है ही, तो कहीं ना कहीं वो चेहरा अब चंद्रशेखर आजाद के रूप में हो सकता है। बहरहाल देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर आजाद को कितनी ज्यादा कामयाबी मिलती है या फिर नहीं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।